नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम धनंजय है और मैं एक शराबी हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप तक बराबर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। लाउड एंड क्लियर। जी धन्यवाद। ईश्वर कृपा है, प्रोग्राम की सहायता है, आपके सहयोग प्रेम से आज शराब के उस घातक घूंट से दूर हूँ। और बहुत आभारी हूँ आप सभी का, मेरे इस अल्कोहलिक एनोनिमस परिवार का, ओल्ड टाइमर्स का, मेरी फैमिली का, मेरे होम ग्रुप का। ईश्वर की कृपा हुई है कि मैं एक दिन के हिसाब से न केवल शराब से दूर हूँ, बल्कि करीब ये पिछले जो करीब 7 साल 9 महीने हुए हैं, जो मेरी जिंदगी के बहुत खूबसूरत समय है, जो मैं शराब से दूर रहा हूँ और कहीं ना कहीं अपने आप को वापस से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ए वे ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, ये मेरे स्पॉन्सर हैं और मैं 12 कदमों का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनिटी ग्रुप का, इस प्लेटफॉर्म का, कि मुझे मौका दिया कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। मुझे टॉपिक जो दिया गया है, अल्कोहलिज्म इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, शराबीपन एक प्रगतिशील बीमारी है। ये जो डिसीज शब्द था ना, ये इसने हिला दिया था मुझे जब दिसंबर 2016 में पहली बार मुझे मीटिंग रूम में लाया गया था। तो ये चीज हजम नहीं हुई थी बिल्कुल भी कि मुझे एक बीमारी है। वो मीटिंग रूम्स में आप ही जैसे सभी मेरे भाई लोग बैठे थे, और जब मुझे पहली बार बोला गया कि मैं अपने आप को शराबी कहूँ, नाम के आगे शराबी वर्ड लगाऊं और बीमारी का जिक्र हुआ, तो वो चीज जो थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझ पे थोपी जा रही है, या मुझे ऐसी कोई चीज बोली जा रही है जो अ, मैं जिसको कतई नहीं मान सकता। वो मेरा न मानना, वो भी मेरी बीमारी का एक प्रकार था, जो मुझे उस समय नहीं पता था। अस्वीकारिता या डिनायल जिसको बोलूं, धीरे धीरे पता लगने लगा। ये बीमारी की अलग अलग परिभाषाएं मुझे पता लगी। ये बढ़ती हुई बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिसीज, लाइलाज बीमारी है, इनक्यूरेबल डिसीज, फैटल डेडली डिसीज है, फैमिली डिसीज है, पारिवारिक बीमारी है, तन को लगी मन की बीमारी है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था उस वक्त, जब मेरे को वो शुरुआती कुछ दिन में आया था, मीटिंग लाया गया था, और इतनी मानसिक अवस्था खराब हो गई थी कि मैं कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं समझ पाता था, क्योंकि एक बहुत लंबा अल्कोहलिज्म रहा है। 18-20 साल की शराबी जिंदगी, और जिसमें से आखिरी के 7-8 साल तो शराब ने मुझे पिया था। तो ऐसे में कहाँ कोई चीज समझ में आने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिल गया था, इसका मतलब ये तो था कहीं ना कहीं कि मैं चुना हुआ व्यक्ति तो हूँ। इसीलिए वो मैसेज मेरे घर तक पहुंचा, और कहीं ना कहीं मैं न चाहते हुए भी आप लोगों के बीच आ गया था। थोड़ा सा मैं फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो जरूरी होता है मुझे उसके लिए कि भाई मैं, मेरी बीमारी क्या है और कब से शुरू हुई है। मेरे परिवार में कहीं भी मतलब दूर दूर तक शराब नहीं थी। मेरे घर में कोई, मेरे मामा जी के परिवार में जरूर शराब पीते भी हैं, और वहाँ शराबी हैं भी, आज भी हैं। लेकिन मैं जिस परिवार में जन्म लिया मैंने, वहाँ शराब का नामो निशान नहीं था। मेरे पिता डॉक्टर हैं। मेरा व्यवसाय भी जो है वो मेडिकल बुक्स का है। तो मैं शुरुआत से ही जो है डॉक्टर्स के संपर्क में रहा हूँ। हमारे सारे जो कस्टमर्स हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। एक अच्छा परिवार जिसमें सारे तरीके के संस्कार जो हम सबको मिलते हैं, मुझे भी मिले। जो बेहतर
एजुकेशन या शिक्षा की जरूरतें थी वो पूरी हुई। मतलब ये कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोई मैं कारण आज बता दूं कि मेरे जीवन में शराबियत का होना या शराब का कोई कारण नहीं। बहुत अच्छा चलता रहा। स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही। कॉलेज हुआ, परिवार ने जैसा वो कर सकते थे बेहतर वो किया। हमेशा अच्छी बातों के को लेके मोटिवेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि मेरे जीवन में जो शराब आई है वो मेरा जो कॉलेज लाइफ थी उस दौरान 1995 की बात बताऊंगा, जबकि कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई थी एक तरह से। तो उस समय तक भी शराब मेरे जीवन में नहीं आई थी। 1995 में पहली बार अल्कोहल कंज्यूम किया था। और वो भी जिसको कहते हैं ना कि न चाहते हुए भी, मतलब वो अ, पहला घूंट पिया और वो बड़ा बड़ा अजीब सा लगा था वो। मतलब उसको पीने के बाद मैं नॉर्मल नहीं था। मुझे वो अच्छा नहीं लगा था उसको पीने के बाद। लेकिन वो फिर जब उसके कई महीनों बाद जब दूसरी बार मौका मिला, तो वो जो पहला घूंट पीने के बाद में एक थोड़ा सा जो एक किक टाइप आई थी वो, और एक वो आया था कि हाँ मैं पी सकता हूँ। तो कुछ महीनों बाद फिर वो दोबारा ऐसे करते करते शुरुआती था कि एक एज हो गई थी। मैंने खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट था। मैं पीएमटी दिया 2-3 बार, लेकिन रिजल्ट प्रॉपर नहीं आए। फिर मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। मैं कॉमर्स लिया और सीए की तैयारी करने लगा। सीए इंटर मेरा क्लियर हुआ और उसके बाद सीए फाइनल में फिर वही कहानी चालू। 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए और वो कुछ हो नहीं पा रहा था। एज होती जा रही थी और एक कहते हैं कि दिमाग पे वो लिया हुआ था कि अरे यार अब क्या करना है। फिर एक मैंने टेम्पररी एक कंपनी में जॉब भी कर लिया था वहां पे। लेकिन वहां भी मेरा मैनेजर के साथ में डिस्प्यूट हुआ और मैं उस दिन वो उसको वहां पे रिजाइन करके आया था। और उस दिन मैंने आके खुद से आगे बढ़ के मतलब वो शराब पी थी मेरे एक अ, दोस्त के साथ ही, जो कि सीए की तैयारी कर रहा था। और उसके बाद में फिर वो धीरे 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 वो महीने में 1-2 बार जब मिलने लगे, फिर शराब पीने के लिए मिलने लगे, फिर वो बढ़ती रही। अब पेरेंटल बिजनेस में आ गया, क्योंकि एजुकेशन पार्ट से मैं देखूं तो मैं कर नहीं पाया ना। तो मैं वो बायोलॉजी में कुछ कर पाया। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, शुरुआत से ही मैं डॉक्टर्स को देखता था, वो नहीं हो पाया। सीए में मैं इंटर करके फेल हो गया, मतलब उसके बाद फाइनल मेरा नहीं हो पाया। पेरेंटल बिजनेस में आ गया। काम अच्छा चल रहा था, पैसा हाथ में आ रहा था। लेकिन वो कब वो पीछे के दरवाजे से वो चीज बढ़ रही थी। वो दोस्त में जिनके साथ शराब पीता था वो भी अपने अपने काम में लग गए। शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, वो अपने काम में लग गए। मैं कभी अकेले नहीं पीता था, फिर वो अकेले चालू हो गई। ये सब होता रहा और ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे परिवार में पता चला हो या उन्होंने कभी टोका हो, क्योंकि ये सब इतने आराम से हो रहा था कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ना मुझे दिक्कत थी, ना मेरे परिवार को दिक्कत थी। उन्हें पता ही नहीं था बेसिकली। मैं इस हिसाब से पीता था। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये मुझे तो अब पता लगता है कि इसमें क्वांटिटी या क्वालिटी मैटर ही नहीं करती है। क्योंकि मेरी नज़र में तो वो शराबी थे, या वो मैं उनको तो शराबी की नज़र से देखता था कि यार वो जो पूरे की पूरी बोतल खत्म कर जाते हैं, घर पहुंचने के पहले गिर पड़ते हैं, घर नहीं पहुंच पाते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। मुझे लग रहा था ये सब मैं कर सकता हूँ और ये सब इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सब चीजें बढ़ती रही और वो कब जाके ये हुआ कि वो मेरी दिन में शुरू हो गई। फिर प्रॉब्लम जब होने लगी कि जब वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, और वो बड़ा लंबा समय रहा है। मतलब वो मैंने करीब 2000
सन 2000 से 2010 तक जो है वो दौर रहा कि जब घर में पता लग गया था सन 2000 में, और वो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलने लगे थे, मेरी वाइफ हो, मेरा ब्रदर हो। पिता से तो मैं बात ही नहीं कर पाता इस मामले में, मेरी आज भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो विरोध शुरू हो गया था। लेकिन वो इस तरह से चल रहा था कि वो देख रहे थे कि भाई इसको बोलते हैं, ठीक है, चल रहा है चल रहा है, थोड़ी पीता है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं था उनको कि भाई ये उसको हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो चलता रहा। अब उसने मेरे दिमाग पे असर करना शुरू करा। मेरा व्यवहार बदला, मेरी भाषा बदलने लगी। फिर कहते हैं ना कि वो जो असली बीमारी सामने आई कि भाई मेरी जो चीजें थी कि मैं दूसरों को स्पेस नहीं देता हूँ। छोटा भाई है मेरे से 6-7 साल छोटा है, वो भी धीरे धीरे फिर वो हमारे बिजनेस में आया। तो उसको मैं छोटे भाई वाली बात तो खत्म ही हो गई थी। मैं उससे उससे जो है कंपटीशन करता था, उसको दबा के रखना, डोमिनेट करके रखना। वाइफ को जो है मैंने कभी भी उस तरह से देखा नहीं कि भाई ये भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी अपनी, उसको उसको मेरे को देखना है। मेरे बच्चे हैं जो उस समय पे देख रहे थे, इतने छोटे भी नहीं थे। तो ये सब चीजें हो रही थी। मेरे मदर फादर हैं जो कि 70-75 साल की एज में थे, और वो ये देखते थे कि यार इसका ये क्या हो रहा है, इस तरह से ये हो रहा है हमारे घर में। शराब पी के आता है, फिर वाइफ के साथ में कुछ ना कुछ तू तू में रोज हो रही है। भाई भी लिहाज करता था, वो ज्यादा बोलता नहीं था। लेकिन एक दिन मतलब वो हुआ ये कि कहते हैं ना कि वो एक सामूहिक तरह से उन्होंने विरोध करना शुरू करा, और वो मेरे को सहन नहीं हुआ। मेरे डेली जो है झगड़े शुरू हो गए घर में। ऑफिस में ब्रदर के साथ हो रहा है, घर में वाइफ के साथ हो रहा है। पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया था। मेरे एक्सीडेंट्स होने लगे। मेरे 3-4 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं। मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ हूँ। जब मेरी इन्वेस्टिगेशन हुए तो उसमें पता लगा घर वालों को कि भाई इसका तो लीवर फैटी हो गया है, ये लंबे समय से शराब पी रहा है। मेरा बीपी की गोलियां चालू हो गई थी। ये सब देखने के बाद जो है घर वाले फिर अलर्ट हुए, और सन 2010 ऑनवर्ड, 2010 से 16 तक जो है मेरा वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाला टाइम रहा कि जब पूरी तरह से मैं गुलाम हो गया था शराब का। डिपेंडेंसी ये हो गई थी कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू लेवल पे हर 1 घंटे में शराब की जरूरत पड़ने लगी थी। और उसी दौरान जो है मेरे घर वाले पूरी तरह एक्टिव हो गए थे कि भाई इसका कुछ करना पड़ेगा। उस दौरान जो है वो सबसे बेकार पीरियड निकला है मेरी लाइफ का, कि मैं पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ गया था। वो अपना काम कर गई थी, वो बॉडी एलर्जी हम जो बोलते हैं वो पूरी तरह अपने चरम पे थी। और मेरा वो जो डाउनफॉल चालू हुआ उसमें सारे एरियाज जो थे मेरे, मेरी सोशल लाइफ, मेरा फाइनेंशियल, मेरी हेल्थ, सब कुछ मेरा खत्म हो रहा था। और आखिरी तक आते आते 2015-16 तक तो मेरी ये मेंटेलिटी हो गई थी कि अब मुझे पी के ही मरना है। क्योंकि मैं अब पीना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा था। मैं बिना पिए जी भी नहीं पा रहा था। और तब वो ईश्वर की कृपा हुई, वो मुझे मैसेज मिला अल्कोहलिक एनोनिमस का, और मैं यहाँ लाया गया 2016 दिसंबर में। दिसंबर 16 से लेकर फरवरी 18 के बीच में मेरे 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हुए हैं। क्योंकि बीमारी ऐसी है ना वो, कि वो नहीं समझ में आ रहा था। आई एम डिफरेंट, आई कैन मैनेज। लेकिन वो कृपा हुई, और फरवरी 18 वो दिन भी आया कि मैं, मेरे मदर फादर को मैंने उस दिन रात को नशे की हालत में बहुत अब्यूज किया था, बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी। और मुझे मालूम था, ऐसा भी नहीं था कि मैं नशे में हूं तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर बैठा हूं। और वो कहते हैं ना कि एक अ, अंदर से वो आवाज आई थी कि यार इससे पापी या नीच काम मैं नहीं कर सकता था। जिनसे मैं नजर मिला के बात नहीं कर पाता था, मैं उनको गंदी गंदी गालियां दे चुका था। और फिर वो
मुझे उसी दिन सुबह रिहैब सेंटर भेज दिया गया। और उस दिन मैं बहुत खुश था। ये एक मानसिक स्थिति देखो मेरी, मुझे लग रहा था कि यार अब मेरे लिए जो है ये आखिरी मौका है, और अ, मैं जो कर चुका हूँ वो शायद उसके लिए कोई माफी भी नहीं। क्योंकि वो पिछले एक सवा साल के अंदर मेरी कुछ मीटिंग्स चाहते न चाहते हो गई थी। मैं एक एक कमरों में आ चुका था। मैं देख चुका था यार कि ये कुछ तो चीजें काम करती है। उस दौरान मेरी वाइफ का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो पिछले एक सवा साल से अल अलोन की मीटिंग्स कर रही थी, और मैंने उसके अंदर प्रोग्राम देख लिया था कि कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो किस तरह से बदल रही है, मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है। वो चीजें काम कर गई दोस्तों। वो दिन पता नहीं क्या था कि उस दिन वो कहते हैं ना कि एक चुटकी बज गई। उसके बाद में कुछ समय हारिया सेंटर में रहा, और वापस मुझे मीटिंग का संदेश तो मिल ही गया था, और वहां भी मुझे यही काउंसलिंग हुई मेरी। और मैं वापस मीटिंग रूम्स में आ गया, और मैं रुक गया। यहाँ मुझे आप लोगों ने संभाल लिया, ईश्वर की कृपा हो गई। मैं धीरे धीरे करके ग्रुप में आने लगा। अब वो दौर आया था कि मेरे को जो उस वक्त तक भी जो था ना, मैं जो ये डिसीज वाला पार्ट था, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि डिसीज वाला पार्ट था ना, वो मुझे बिल्कुल आज जो मैं जितना स्पष्ट हूँ उस मामले में, जितना समझ पा रहा हूँ, नहीं पता था मुझे कि ये जो मेरी डिसीज है ये कितनी माइक्रो सूक्ष्म रूप से फैली हुई है, की भयावहता कितनी है। क्योंकि मैं हूं या मेरा परिवार है, मेरे ऐसा न्यू कमर है जो भी आता है, तो वो शराब के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है कि शराब की प्रॉब्लम है, शराब से समस्या है, शराब ज्यादा पीता है, शराब की वजह से ऐसा हो गया। मैं खुद भी यही मानने लगा था कि यार मेरे साथ जो भी हुआ है, मेरे ने जो भी किया है, वो सब उसका कारण शराब ही है। धीरे धीरे जब वो दिमाग से कुछ महीनों शराब से दूर रहा था, रिहब सेंटर में यहाँ आया, फिर यहाँ मीटिंग आने लगा, रिकवरी हुई, 6 महीने की हुई, 9 महीने की हुई, तो मुझे पता लगने लगा धीरे धीरे वो जब शराब के बादल दिमाग से हटे, बॉडी से शराब निकली, और यहाँ आके ओल्ड टाइमर्स को सुनने भी लगा और समझने भी लगा। तो पता लगा धीरे धीरे कि यार शराब मेरी समस्या है ही नहीं। अल्कोहल इज नॉट माई डिसीज। अल्कोहल इज सिम्टम ऑफ माई डिसीज। ये मेरी बीमारी का लक्षण है कि मैं अल्कोहल को जो है एबनॉर्मली कंज्यूम कर रहा हूँ। अब तक मैं पीछे पड़ा हुआ था कि भाई शराब मेरी प्रॉब्लम है, मैं शराब ज्यादा पी लेता हूँ। एबनॉर्मल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट माई डिसीज, रेदर इट इज सिम्टम ऑफ माई डिसीज। आईएसएम, अल्कोहलिज्म, इसकी अलग अलग डेफिनेशन नहीं पता लगने लगी मेरे को मेरी बीमारी की। आई मी माई सेल्फ। फिर वो 35-40 चरित्र दोषों का पुलिंदा जब यहाँ पे डिस्कस होने लगा मीटिंग में, कहीं डिसीज डिसीज शेयर हो रही है, कहीं रिकवरी शेयर हो रही है, तो फिर मैं उसको रिलेट करने लगा, कनेक्ट करने लगा, और फिर वापस मैं पहुंच गया अपने 20 साल पहले के पीरियड से। और मैंने कनेक्ट करके देखा तो मुझे पता लगा कि भाई मेरी बीमारी तो मेरे साथ पैदा हुई थी। ये उस समय से चालू हो गई थी जब मैं स्कूल जा रहा था। मैं स्कूल जा रहा था तो वहां पे मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास बंक कर देता था। मतलब ये है कि मेरी बीमारी का जो स्वरूप है वो है चीजें छुपाना, झूठ बोलना, सच नहीं बोलना, पूरा सच नहीं बोलना, एक नियम कानून में रहने की जो वो है वो आदत नहीं होना, जिस चीज को मेरा परिवार एग्री नहीं करता है, जिस चीज को मेरा समाज एग्री नहीं करता है, ऐसे कामों को करना छिपा के। स्कूल बंक करना बहुत नॉर्मल लगता था, कुछ नहीं यार, घर से गए और वहां पे स्कूल गए नहीं है। मेरी एज थी उस वक्त 16 साल की, और मैं एडल्ट मूवी देखने टॉकीज में गया था।
तो ये चीजें अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि मेरे को नियमों को तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे ही वो अ, तम्बाकू वगैरह मेरा गुटखा चालू हो गया था, वो छिपा छिपा के मैंने किया घर वालों से। तो जिस दिन वो पहली बार मैंने शराब पी थी, तो मन में एक ख्याल आया था कि अरे नहीं यार, ये मुझे नहीं करना चाहिए, घर वालों को पता लगेगा तो नाराज होंगे। लेकिन मैंने पिया था ना। मतलब मेरी बीमारी ये है कि मैं किसी की केयर नहीं करता, मेरी सेल्फ विल हावी रहती है मुझ पे। दूसरा, जो मेरे को समझ में आया कि जो भी सुविधाएं, जो भी चीजें मुझे मिली, मेरे परिवार ने दी, अच्छे मौके दिए, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, पढ़ाई कर ले, तो मेरे प्रयासों में कमी थी, लेक ऑफ एफर्ट्स। जो भी चीजें दी गई हैं उन चीजों को ग्रांटेड लेना, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब चीजें एक एक करके मेरे को लगने लगी कि हाँ यार, ये तो मेरे जीवन में चला आ रहा है यार, शुरू से चला आ रहा है। स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, कोचिंग हुई, सब कुछ मिला। लेकिन मैंने जो करना चाहिए था, जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी, जो लग के मेरे को लगना था, उसमें 100% अपना देना था, मैंने नहीं दिया। और फिर क्या हुआ, रिजल्ट भी वैसे ही आ रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा फिर एक और चीज निकल के आई, ब्लेमिंग गेम। कोचिंग अच्छी नहीं है, किस्मत मेरी खराब है, ईश्वर मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है, मेरी फैमिली के लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, दोषारोपण, दोष देना, ये सब चीजें अब मैं रिकॉल कर पाता हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो जो चीजें मैं करना चाहता था, करना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जो करना था वो मैं नहीं करता था। एक्शन नहीं था मेरे जीवन में, सीरियस नहीं था मैं, ग्रांटेड लेना चीजों को। समय गुजरता गया, चीजें हाथ से निकलती गई, शादी हो गई। किस्मत अच्छी थी कि पेरेंटल बिजनेस था, तो वहां पे पिताजी ने बोला कि ठीक है, अब यहाँ पे अब कर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला था कि मैं पढ़ाई छोड़ के, मेरे सीए की तैयारी छोड़ के मैं यहाँ पे डाइवर्ट हूँ। ये मेरा मेरा निर्णय था। मुझे ऐसा लगता था कि यार अब करना चाहिए मुझे। वो जो भी रहा, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन वो जो चीजें थी ना, कि जो मेरी बीमारी है, कि मैं जानता सब कुछ हूँ, मानता सब कुछ हूँ, लेकिन मानता किसी की नहीं हूँ। वो जब पैसा हाथ में आने लगा, पिताजी को ये लगा कि यार अब चलो मेरा समय हो गया है, बच्चे संभाल लेंगे, मैं आराम करता हूँ, मेरे रिटायरमेंट एज आ गई है। उन्होंने काम छोड़ा, काम बढ़ा, पैसा हाथ में आया, तो वो सब चीजें बढ़ने लगी। जो थी ना कि मैं नियमों को नहीं मानता हूँ, मैं किसी की केयर नहीं करता हूँ, मैं किसी कुछ समझता नहीं हूँ, शराब बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी। और मेरी शराबियत भी बढ़ती जा रही थी, जो मुझे नजर नहीं आ रही थी। जब भाई के साथ क्लेशेस शुरू हुए, फैमिली में ये विरोध चालू हुआ, झगड़े चालू हुए, एक्सीडेंट्स होने लगे, जब ये पूरी तरह से मुझ पे अटैक करने लगे कि भाई ये नहीं होगा, तो वो मैं सहन नहीं कर पाया। मैं सहन नहीं कर पाया, तो मेरा जो एंगर इशू है, मेरे जो कंप्लेनिंग नेचर है, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो शराब भी बढ़ती गई। अब जो वो यहाँ पे जो मुझे बाद में रिहब में बताया गया था कि यार ये बीमारी जो है, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बीमारी है भैया, इसको डब्ल्यूएचओ ने भी प्रमाणित किया हुआ है। तो वो वहां पे काउंसलिंग हुई, तो वहाँ पता लगा कि यार मेरे अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो गए हैं, कि मैंने जो एबनॉर्मल कंजम्पशन करके जो मेरा डोपामाइन मेरी बॉडी में बनता है, उस सिस्टम को मैंने खराब कर दिया है, और अब वो बन नहीं पाता है। इसलिए मुझे वो शराब की, कितनी भी मैं शराब पी लूं, वो मुझे आनंद नहीं देती। बॉडी एलर्जी हो गई है, मेंटल ऑब्सेशन परमानेंटली हो गया है, वो एलर्जी जीवन भर मेरे साथ रहेगी। और जब तक ये हो चुका था, अब अब वो मैं उसको कितनी भी दवाई गोली खा लूं, कुछ भी कर लूं, अब मैं आज शराब बंद भी कर देता हूँ, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और उसके बाद में यदि मैं दोबारा शुरू करूंगा, तो मेरी स्थिति वही हो जाएगी।
इतने सारे आयाम धीरे धीरे मुझे मेरे रिकवरी पीरियड में पता लगने लगे कि मेरे साथ में ये सब हो चुका है, और मेरी बीमारी ये है। तब मुझे इसकी भयावहता समझ में आई, और अ, उसका जो एक रास्ता मेरे को बहुत सिंपल तरीके से दिया, वो मेरी बिग बुक ने मेरे को बताया कि यार यदि मैं एक लंबे समय तक भी शराब से दूर रहता हूँ, चाहे वो अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों की मदद से, मीटिंग की मदद से, इस प्रोग्राम की मदद से, या हो सकता है कि और कोई कृपा भी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी और माध्यम से मेरी शराब रुक जाती है, मैं शराब बंद कर देता हूँ 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए भी। लेकिन उसके बाद में यदि मैं उसको ट्राई करता हूँ कि अब मैं एक सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ, तो वो मेरा भ्रम टूटना चाहिए। मैं उसको अब नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं उस मामले में इसलिए लकी रहा कि मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, क्योंकि उसका एक ही कारण था कि ईश्वर ने जो भी करा पिछले इन 8 सालों में, मेरी मीटिंग रेगुलर रही, उसमें भी मेरा कुछ नहीं, वो ईश्वर की, परमात्मा की कृपा है। और मीटिंग के दौरान मैं उस बीमारी को बहुत अच्छी तरह देखता रहा, क्योंकि मीटिंग ने मुझे रिकवरी भी दिखाई। मेरे भाई आ रहे थे, मेरे साथ आ रहे थे, रिकवर हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, महीना भर, 2 महीना, साल भर, 2 साल, चमत्कार होते देख रहा था, मैं अपने जीवन में होते हुए देख रहा था, मैं मेरी फेलोशिप में देख रहा था। उसके साथ साथ मैं रिलैप्स भी देख रहा था। मैं उस बीमारी का जो एक स्वरूप है ना, उसको भी देख रहा था कि यार ये बीमारी कितनी खतरनाक है। यदि मैं इसको ग्रांटेड लेता हूँ, तो मुझे वो जो हर आने वाले 1-2 महीने में जो रिलैप्सेस हो रहे थे, रिलैप्सेस होने के बाद में वो हर दूसरा रिलैप्स पहले रिलैप्स से बड़ा हो रहा था, उसको मैं देखता था। जब मैं मेरे बैठे हैं यहाँ पे मेरे भाई, इनके साथ में कई बार मैं 12 स्टेपिंग पे जाता हूँ, मैं हमारे किसी भाई से मिलने जाता हूँ जो कि रिलैप्स हो गया है या कोई न्यू कमर है, तो वहां मुझे वो दिखती है, वो बीमारी और उसकी भयावहता। मैंने यहाँ पे 3-3, 4-4 साल बाद की रिकवरी के बाद के रिलैप्स देखे हैं। मैंने सुने हैं कि 10 साल बाद, मैंने पढ़ा है कि 30 साल बाद भी रिलैप्स होता है, और वो अल्टीमेटली वहीं पहुंचते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यार ये एक शब्द जो बार बार हमको बोला जाता है, ड्राई ड्रंक, ड्राई रिकवरी, वो क्यों यूज में आया? कि मुझे सतत संपर्क में रहना पड़ेगा, मेरी बीमारी और मेरी रिकवरी, ये दोनों मुझे याद रखनी पड़ेगी, मेरे संज्ञान में रखना पड़ेगी। उसका एकमात्र माध्यम जो अभी तक मुझे पता है कि मेरा जो ये दिमाग है ना, ये अल्कोहलिक माइंड है। कनिंग, बफलिंग, पावरफुल जो बोलते हैं, वो अल्कोहल नहीं है, मेरा दिमाग है। ये जिसके संपर्क में रहेगा, जिस चीज के संपर्क में रहेगा, ये वैसा हो जाएगा, मेरे विचार वैसे हो जाएंगे। इसलिए मुझे निरंतर रूप से कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं मेरी बीमारी को, मेरी लिमिटेशंस को दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो तभी हो पाएगा जब मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं, प्रोग्राम में रहूं, कदमों का अभ्यास करते रहूं, मीटिंग्स में जुड़ा रहूं। और वो एक छोटी सी चीज थी जो मैंने बहुत ही कंसिस्टेंटली, और जिसको कहते हैं 100% एफर्ट डाल के करी है, उसको मैंने कभी ग्रांटेड नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता कि आज मैं सारी चीजों में परफेक्ट हो गया हूँ, अभी भी मेरे से बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी चीजें चूक जाता हूँ, गलती कर जाता हूँ, इन्वेंटरी लेता हूँ और उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मीटिंग के मामले में मैंने सीखा मेरे कई ओल्ड टाइमर्स से, जो आज भी 15-16 साल की रिकवरी में है, वो कंटिन्यूस मीटिंग आ रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, और सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हैं सर्विसेज में भी, मीटिंग्स में भी, शेयरिंग्स में भी, जहां भी जैसा हो सकता है। मैंने वो चीज बहुत अच्छे से सीखी, और यही कारण रहा कि मैं ये चीजें देख पाया, मेरी बीमारी को और बेहतर तरीके से पहचानने में आज भी कोशिश कर रहा हूँ। आज भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बीमारी इतनी छोटी नहीं है कि इसको मैं आज कह दूं कि यार मैं
बहुत अच्छी तरह से इसको समझ चुका हूँ। हर दिन, हर महीने, हर रिलेप के साथ, हर रिकवरी के साथ में मीटिंग में इसका एक नया पहलू समझ में आता है। चाहे वो थ्री फोल्ड डिसीज बोलते हैं ना इसको, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। बोलने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब मैं उसको देखने लगता हूँ कि इसका कौन कौन सा पार्ट किस तरह काम करता है, तो पता लगता है। जो चीज मुझे समझ में आई कि यार ये जो डिसीज है ये किस तरह से काम करती है, ये सबसे पहले जब मेरी शुरुआत हुई थी तो इसने सबसे पहले जो एरिया को करप्ट किया था वो मेरा स्पिरिचुअल या मेंटल पार्ट ही था। मेरी सोच पे ही इसने सबसे पहले हमला किया। शुरुआती दौर पे सबसे पहले पहले मेरी सोच में फर्क आया था, मेरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ था। स्पिरिचुअल पार्ट जब मैंने झूठ बोलना शुरू करा, घर से छिपा के कोई काम किया, तो वो कहीं ना कहीं मेरी मोरल चीजें मैंने खत्म की थी ना। वो स्पिरिचुअल पार्ट मेरा डैमेज हुआ था, भले छोटी सी बात हो, आगे जाके तो फिर बड़ी बड़ी हुई है। बड़ी बड़ी में ये हुआ है कि मैंने तो वाइफ पे हाथ उठाया एक बार, माँ बाप को गालियां बकी, मैंने अभी शेयर किया था। माई स्पिरिचुअल डैमेज। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में ये डैमेज शुरू होता है वो सोशल लाइफ, और वो खत्म होती है। मैं कहीं आना जाना बंद कर देता हूँ, एकाकी हो जाता हूँ, मुझे अपने से कोई मतलब रहता है, मेरा सारा समय अपने अंदर ही चलता रहता है। घर में क्या हो रहा है, कोई त्योहार है या किसी फंक्शन में जाना है, या वाइफ को कुछ चाहिए, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है। उसने तो मुझसे पूछना बंद कर दिया था, मेरी वाइफ ने, कि भाई ये साड़ी मैंने पहनी है तो मैं कैसी लग रही हूँ। उसने मेकअप करना बंद कर दिया था, बोले किसके लिए क्या करना है, ये तो पीता रहता है, इसको ध्यान ही नहीं है। कभी शॉपिंग पे गए हैं, मॉल गए हैं, तो मुझे ये रहता था कि तुम जल्दी, तुमको जो लेना है ले लो, ये दो दो चीजें ले लो, लेकिन फ्री कर दो मेरे को जल्दी। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। फिल्म देखने जा रहे हैं तो बड़े बेमन से जा रहा हूँ, जाना पड़ रहा है, एक काम है। बच्चों के लिए जो है, मेरे मन में वो नहीं रहता था कि यार ये बच्चे हैं, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फादर को समय देना चाहिए बच्चों के साथ में। जितना बोल दिया उतना कर दिया। स्कूल में जाना है, पीटीएम में जाना है, तो वो एक मेरे लिए बर्डन था। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। मेरे सारे दोस्त जो थे मेरे, उनसे मेरा तकरीबन बातचीत बंद थी, क्योंकि मुझे क्या करना है उनसे। वो तो शराब पीते नहीं है, और उनके साथ मेरी ट्यूनिंग बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा शेड्यूल पूरा अलग रहता था। वो नेटवर्क मेरा खत्म हो गया था, सोशल लाइफ मेरी जीरो थी। और मुझे बुरा भी लगता था इसका, डबल काम करता था दिमाग। मुझे नाराजगी भी रहती थी, अरे यार वो मुझसे बात नहीं करता है, घर वाले मुझसे बात नहीं करते हैं, भाई मुझसे बात नहीं करता है। मैंने बात करने लायक छोड़ा कहाँ था। उसके बाद जो फाइनेंशियल पार्ट आया, मेरे काम पे असर होने लगा। 2010 से 16 के बीच में ये हालत थी कि मैं बिना शराब पिए ना ड्राइव कर सकता था, ना मैं कोई कोटेशन बना सकता था, ना मैं कॉन्फिडेंटली कहीं बात कर सकता था पार्टी के साथ में। वो बात करता था तो मेरा तरीके बदल गए थे। मेरे जो ट्रेड पार्टनर थे, चैनल पार्टनर थे, उनकी कंप्लेन आने लगी थी कि यार ये किस तरह से बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज बड़ी अब्यूजिव हो गई है। मेरे फादर मुझे बोलते थे, अरे यार तुम किस तरह से बात करते हो पार्टीज के साथ। भाई बोलता था, कस्टमर कंप्लेन करते थे कि पी के बैठा रहता है ऑफिस में, क्योंकि मेरी दिन भर चलती रहती थी। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं पीऊंगा नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं पीऊंगा नहीं तो मैं कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता हूँ। ये चीज मैं किसी को बता ही नहीं पाया, एक्सप्रेसिव नहीं था, मेरे अंदर ही चल रहा है सब कुछ। इनको ऐसा सोचना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, मुझे समझते क्यों नहीं है। वो फाइनेंशियल पार्ट मेरा डगमगाने लगा, हमारा बिजनेस जो था उसमें दिक्कतें होने लगी, ऑर्डर नहीं आते थे, टेंडर्स समय पे नहीं भर पा रहे हैं, घर ऑफिस में झगड़े हो रहे हैं। दो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, भाई और मैं, अब दोनों ही आपस में झगड़ रहे हैं, तो काम कैसे होगा। सफर कर रहा था काम, फादर देख रहे थे। वो 75 साल की एज में बोल रहे थे कि यार अब तो लगता है कि मेरे को वापस काम पे आना पड़ेगा, इसके बच्चों को भी मेरे को पालना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक्सीडेंट हो रहे थे, मेरे को डाइट मेरी तकरीबन ऐसी हो गई थी कि बस वो नाम मात्र को मैं खाना खाता था,
खाने की इच्छा ही नहीं थी, बस पियो और जियो। डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं। जब वो पार्ट आया कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका लीवर फैटी हो गया है, मेरा वजन जो है 50 किलो से कम हो गया था, मेरे एक्सीडेंट्स होने लगे थे, तब जाके वो फिजिकल पार्ट जो आया आखिरी में, जब जाके मुझे खुद को लगा कि यार अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मुझे पीना बंद करना पड़ेगी। तो बंद तो क्या करना पड़ेगी, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि कम करना पड़ेगी। वो आखिरी स्टेज थी मेरी बीमारी की, जो पहले स्पिरिचुअल से शुरू हुई, सोशल, फाइनेंशियल, और उसके बाद में लास्ट स्टेज जो आई वो फिजिकल आई, जब मेरे चेहरे पे दिखने लगा कि मैं एक शराबी हूँ, मेरे को खुद को लगने लगा कि मेरी जो है स्थिति खराब हो गई है, और आखिरी में जाके ये लगने लगा था कि यार अब तो एक ऐसी सुबह आए जब मैं ना उठूं, शांति के साथ में मर जाऊं। मैं अपनी LIC पॉलिसीज वगैरह और दूसरी सब चेक करने लगा था कि मेरे बाद परिवार को पैसा इतना मिल जाएगा। ये मेरी मानसिक स्थिति, ये बीमारी का लेवल मैंने देखा किस तरह से शुरू हुआ एरियाज। अब इसकी जब रिवर्स पार्ट में जाता है, यू टर्न जब होता है, ईश्वर की कृपा हो गई, किसी माध्यम से मेरी शराब रुक जाती है और वापस जब मैं इसको रोकता हूँ, तो ये उल्टा चलता है बिल्कुल। सबसे पहले मेरा शरीर ठीक होने लगता है, मैं कुछ खाने लगता हूँ, मेरे शरीर में भोजन जाने लगता है, शराब रुक जाती है, नुकसान होना रुक जाता है, तो कुछ महीनों में मेरी हेल्थ ठीक हो जाती है, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगता हूँ। सबसे पहले फिजिकल का पार्ट ठीक होता है। फिजिकल ठीक होने लगता है तो धीरे धीरे मैं अपने काम में ध्यान देने लगता हूँ, मेरा जॉब हो या बिजनेस हो। तो मेरा फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है। टाइम लगता है इसमें, 6 महीने, 8 महीने, साल भर। सोशल हो जाता हूँ, आना जाना शुरू कर देता हूँ, लोग मेरे आने लगते हैं। मैं अपनी कॉलोनी में, अपने समाज में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगता हूँ, मैं सोशल हो जाता हूँ, मेरी सोशल लाइफ ठीक होने लगती है। और उसके बाद जब एक थोड़े से अंतराल के बाद में जब मैं मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में हो, तो मेरा वो स्पिरिचुअल पार्ट जो है डैमेज, क्योंकि मेरी सोच वो ठीक होने लगती है, वो आप लोग ठीक करते हो इन मीटिंग में, ठीक होती है जो एक दिन के हिसाब से जो रोज वर्कशॉप होती है मीटिंग्स में, उसको यदि मैं पूरी ईमानदारी से सुनता हूँ, समझता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, अमेंड करता हूँ, इन्वेंटरी लेता हूँ अपनी, तो मेरा वो स्पिरिचुअल पार्ट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये इस तरह से उल्टा काम करती है। मेरा भी रिलैप्स जो हुआ था, जो पहला रिलैप्स हुआ था, वो यही कारण था कि मैं ठीक हो गया, मैंने महीने 2 महीने शराब नहीं पी, काम पे जाने लगा, मुझे लगा सब ठीक है, सब कुछ हो गया, और मैंने मीटिंग जाना बंद कर दिया। यही गलती बार बार होती है, जो रिलैप्सेस का जो मेन कारण रहता है। वो ड्राई रिकवरी जो है ना, वो हमें कुछ नहीं देती। इसीलिए शायद हमारे लिटरेचर में वो बिग बुक और अन्य लिटरेचर के साथ में वो लिविंग सोबर करके एक बुक, सही में जीना करके सजेस्टेड है, ये का लिटरेचर है कि उसको पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ शराब से दूर रह के मैं अपने आप को सोबर नहीं कह सकता। सोबर कहने के लिए मेरे को बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या किस संगत में रहता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं पैसा किस तरह से कमाता हूँ, मेरे रिलेशंस कैसे हैं। जब मैं रिहेब में था उन दिनों, वहां पे कोई टाइमर आए थे और उन्होंने बताया था यार कि यहाँ से आप बाहर जाओगे, वापस अपने अपनी दुनिया में जाओगे, तो एक सेशन लिया था, उन्होंने बताया था कि रिलेप्स के जो मुख्य 3 कारण उन्होंने बताए थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन एक 3 कारण जो बताए थे कि एक तो रिजनमेंट मत रखना, यदि हो तो उसको कहीं ना कहीं उस पर काम करना, और माफी मांगना, माफ करना सीखना, रिजनमेंट को खत्म करके जाना। दूसरा उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल रिकवरी में मत भागना, लोन्स हैं मेरे ऊपर इतने सालों से, बर्बादी कर रखी है, मुझे पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है, क्विक मनी, उसके लिए उल्टे सीधे तरीके अपनाना, ये चीज रिलेप्स की ओर ले जाती है। और तीसरी थी इलीगल अफेयर, यदि है तो उसको बंद कर दो, नया कोई बनाने मत। तो ये सब चीजें कैसे हो पाएगी, कैसे इतनी सब चीजों का ध्यान रख पाऊंगा, उसका एकमात्र जो बहुत सरल साधारण तरीका हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में दिया गया है कि भाई मीटिंग रूम रोज क्यों आना जरूरी है, मीटिंग्स रोज क्यों करना है, एक दिन के हिसाब से रिकवरी क्यों बोली है।
कि आज के दिन मैं सोबर हूँ, मैं आज के दिन अपने आप को संयमित रखूं, सुबह प्रार्थना करूं, मेरे दिन भर की इन्वेंट्री लूं, शाम को मीटिंग जाऊं, वापस रात को आके फिर भगवान की प्रार्थना करूं, आत्म शांति की प्रार्थना करूं, और वापस अपनी इन्वेंट्री लूं कि आज मुझसे क्या गलती हुई क्या नहीं। ये प्रोग्राम का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो हमारे उन अल्कोहलिक भाइयों ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, फाउंडर्स हो गए, पहले के जो मेंबर्स हैं 100 200, वो समझ चुके थे इस बीमारी को कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि बीमारी मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। ये बीमारी में मेरी चिता के साथ जाएगी, मेरे दिमाग में है, मेरी सोच में है। तो मेरी सोच एक परिवर्तनशील चीज है, वो स्थायी हो ही नहीं सकती। मैं जिस देश में रहूंगा, जिस भेष में रहूंगा, मेरे विचार, मेरी बोली, मेरे व्यवहार वैसे ही हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको संयमित रूप में रखना, ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं अपनी बीमारी के, अपने समाधान के, अपने प्रोग्राम के सतत कंसिस्टेंटली संपर्क में रहूंगा। और वो मेरे जैसा व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। मुझे हमेशा मदद की आवश्यकता रहेगी, आज भी, कल भी, और मरते दम तक। और वो कैसे मिलेगी? वो मुझे मीटिंग रूम से मिलेगी। बस वही कृपा रही। और वो छोटी सी बात जो थी ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। 2018 से जो मीटिंग रूम में आने लगा, मेरा ग्रुप का इतना आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला। शुरू से ही सर्विसेज में रहा हूँ मैं, ग्रुप लेवल पे बोलूँ या इंटर ग्रुप लेवल पे बोलूँ, जितनी भी सेवाएं मुझे दी गई, जिस योग्य मुझे समझा गया, मैं वो करता रहा, करता रहा, करता रहा। यही एक्टिविटीज हैं। आज भी कहीं ना कहीं किसी सर्विस में हूँ। तो वो चीज ही मेरे रिकवरी का एक बैकबोन बनी। मुझे मेरा जो इंटरेस्ट था ना, वो उसमें आने लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ईश्वर मुझसे कुछ करवा रहा है। वो पास इट ऑन वाली जो चीज थी कि मैं किसी को मैसेज देता हूँ, वो परिवार को मैसेज देता हूँ, उस भाई को यदि थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, अपना ये से तरह शेयर करता हूँ, तो उसमें उस भाई का, उस परिवार का तो जो भी करना होगा ईश्वर करेगा। वो आएगा नहीं आएगा, समझेगा नहीं समझेगा, वो अपनी जगह है, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन उस दौरान कम से कम मैं तो अपना रिवीजन कर चुका। आज जब अनुराग जी ने मुझे कल संपर्क किया और मुझे बात की हमने, तो कल से लेके आज तक के बीच में मैंने अपने आप को पूरा रिवाइज किया। मेरे 20 साल मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। तो इसमें मैं वापस, आज मान लो कहीं मैं थोड़ा सा भी, मेरे दिमाग में कुछ असंतुलन हो गया था, कुछ मेरे विचार चेंज हो गए थे, तो वो पूरे रिफ्रेश हो गए, ओवर आइलिंग हो गई मेरी। मैं वापस कॉन्शियस माइंड में आ गया कि यार मेरी बीमारी क्या है। आज भी यदि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो मैं वापस उसमें आ गया। इसलिए मैं बहुत आभारी रहता हूँ इस ग्रुप का, इस पूरे एक व्यवस्था का। आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ, मीटिंग से जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे मेरी बीमारी ध्यान में रहती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे, यदि शराब से दूर यदि कोई रख सकता है तो मैं और मेरा ईश्वर। और मुझे शराब पिला भी सकता है तो कोई भी नहीं पिला सकता है, बाहरी व्यक्ति। वो मैं ही जाके पीऊंगा। मेरा ही ये अल्कोहलिक माइंड है, ये जो करेगा, इसमें किसी पे ब्लेम कर ही नहीं सकता। कई बार मैं, आफ्टर रिलैप्स आते हैं भाई लोग, और वो तरह तरह की अलग अलग तरीके जस्टिफिकेशन, कारण, ये वो सब बताते। मैंने भी बताए थे मेरे रिलैप्स के बाद में, ऐसा हो गया था और मेरे भाई ने ये बोल दिया था और मुझे ये चीज बुरी लग गई। मैं जानता हूं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। मुझे शराब पीनी थी, मैंने शराब पी। उसका एकमात्र कारण था कि मैं समझ ही नहीं पाया था ना कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ, तो ये मुझे कहाँ ले जाएगी। आज ईश्वर की कृपा है, शराब से दूर हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, रोज एक दिन के हिसाब से
अपनी बीमारी को, अपने समाधान को नए सिरे से जानने का प्रयास करता हूँ। टॉलरेंस, डिटेचमेंट, ये सब चीजें क्या है, ये सिर्फ नाम सुने थे मैंने यहाँ पे, लेकिन उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखा, होते हुए देखा, मेरे ओल्ड टाइमर्स के साथ में होते हुए देखा, मेरे भाइयों के साथ में होते हुए देखा। उनके अंदर मैंने वो हम्बलनेस देखी, वो चेहरे पे आत्म शांति कैसी दिखती है वो देखी मैंने चेहरे पे। नाम सुना था, लेकिन वाकई में कैसी होती है। क्योंकि ये अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, ये कोई किसी को ज्ञान दे के या लेक्चर पिला के कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं देखूंगा देखूंगा, अट्रैक्ट होऊंगा तो ही मैं सीखूंगा। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कौन सी डिग्रियां लेके बैठा है, यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है। वो डिफरेंस बाद में समझ में आया कि यार नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं तो क्वालिफाइड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ नॉलेज कोई काम में नहीं आता। नॉलेज या ज्ञान तो मैं पढ़ लिख के डिग्रियां लेके स्टडी करके तो कहीं से भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन वो जो बुद्धि है या विजडम जिसकी हम बात करते हैं वो केवल ईश्वर ही दे सकता है। मैं ईश्वर की उपस्थिति को मानूं तब। और ये सब जब मैं टॉलरेंस और डिटैचमेंट की बात करता हूँ ना, तब मेरे को भगवान की दया से वो तीसरा कदम बहुत मदद करता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ही मेरे को वहीं जाती थी, थर्ड स्टेप पे। कैसे छोड़ दूं, कैसे मान लूं, कैसे डिटेच हो जाऊं, कैसे विश्वास कर लूं। पार्टली पार्शली करूंगा अपने हिसाब से, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, यहाँ है ही नहीं 100% का काम। तो दोस्तों, मैं जो समझा इन पिछले 8 सालों में, जो मेरे साथ अनुभव हुए, ये पूरे मेरे विचार थे शराबीपन के बारे में, आईएसएम के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया। ये पूरी तरह से मेरे निजी अनुभव हैं। यदि कहीं कुछ त्रुटि हुई हो, कहीं कुछ नहीं मैच कर रहा हो, तो बिल्कुल स्वीकार है। इतना कह के मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने मौका दिया मुझे बोलने का। और कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं रिकवरी भी शेयर करना चाहूंगा जब भी समय मिलेगा। इतना कह के मैं यही समाप्त करता हूँ मेरे सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे शांति से सुना इसको। थैंक यू।